नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी अपनी पिछली वीडियो में गति, मापन, भौतिक राशियाँ, उनकी विमाएँ, मात्रक आदि के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट फिजिक्स भौतिक विज्ञान में जाके आप हमारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारा आज का नया टॉपिक है बल और बल के प्रकार। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम जानेंगे बल, ताकत, फोर्स क्या होता है। तो बल यानी ताकत आप सभी परिचित हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे कोई वस्तु, अगर कोई बॉक्स टेबल पर रखा है और जब तक हम इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ये बॉक्स अपनी जगह पे नहीं हिलेगा। जब तक हम इसको हाथों से ढकेलेंगे नहीं तब तक ये नहीं आगे बढ़ेगा, वहीं का वहीं पे रखा रहेगा, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा। और जो बल है वो एक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन, या फिर किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर है। यह एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, यानी दोनों होते हैं। और बल के कारण ही किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T⁻²। तो अब हम जानेंगे बलों के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। तो बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और गैर संपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए ये दोनों क्या होते हैं, चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब बल, जिस पे हम बल लगाते हैं, जिस वस्तु पर बल लगाते हैं उसके टच में आए, कांटेक्ट में आए, तो वो बल होते हैं संपर्क बल। यानी वह बल जो किसी पिंड पर तभी कार्य करता है जब पिंड उस बल के संपर्क में होता है, तो इसको हम संपर्क बल कहते हैं। जैसे मांसपेशी बल, यांत्रिक बल, घर्षण बल और तनाव बल। आप इस चित्र में ये देखिए, ये जो किसान है ये हल से खेत जोत रहा है। अब हल पे जो ये किसान मांसपेशी बल यानी अपने हाथों से पेशी बल लगा रहा है, यानी इसका हाथ और उस वो हल है उसके संपर्क में है, यानी जो बल है वो संपर्क से है, तो इसलिए हम इसको संपर्क बल में डालेंगे। वैसे ही यांत्रिक बल होते हैं, घर्षण बल होते हैं, तनाव बल होते हैं, ये सब संपर्क बल के एग्जाम्पल्स हैं। अगला हमारा है गैर संपर्क बल। गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। इसमें क्या होता है, जो पिंड पर बल दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन लगता है, दिखाई नहीं पड़ता है ना, टच में होता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, अभी जब पेड़ से सेब या आम टूट के नीचे गिरता है तो कैसे गिरता है? उस पे ऊपर से कोई ढकेल तो रहा नहीं है, ना नीचे से कोई रस्सी पकड़ के उससे फल को हम नीचे खींच रहे हैं, लेकिन फिर भी गिरता है, फोर्स लगता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और वो कौन सा बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वैसे ही विद्युत बल भी होता है। और चुंबकीय बल से आप सभी परिचित हैं। चुंबक के अगर पास में कोई वस्तु रख दी जाए, अगर वो मैग्नेट के पास रख दी जाए लोहे की, तो अपने आप खिंची हुई चली आती है, यानी फोर्स लगता है, दिखाई दे रहा है कि हाँ वो खिंची आ रही है, लेकिन पास है लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। वैसे ही जब बीवी रूठ जाती है, अगर उसके मन का कुछ करने को बोले, अगर आप पति नहीं करता है, वो रूठ जाती है, तो आदमी फिर कर देता है, लेकिन वो बल दिखाई नहीं देता है, लेकिन आदमी कर देता है। कोई बात नहीं, मजाक में लेना। नेक्स्ट हमारा है बलों का संयोजन, बलों का जुड़ाव। तो मान लीजिए एक लड़का है, ये चित्र में आप देख सकते हो, एक लड़का है, वो गाड़ी को चलाने के लिए, ये दो लड़के देख रहे हैं। पहले मान लो एक लड़का है, वो 200 न्यूटन का एक बल लगाता है गाड़ी को खींचने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं चलती है क्योंकि गाड़ी भारी है। अब एक और लड़का आ गया, उसने भी उसी दिशा में जिधर पहला वाला लड़का लगा रहा था 200 न्यूटन का एक और बल लगा दिया और गाड़ी चलने लगती है। अब इसका कारण क्या है कि बल एक ही दिशा में जो बल लगाए गए हैं वो जो जुड़कर एक बहुत बड़ा परिणामी बल उत्पन्न करते हैं, यानी 200 न्यूटन का ये और 200 न्यूटन का ये, तो 200 400 न्यूटन का एक फोर्स लग जाएगा, परिणामी उसका 400 न्यूटन आएगा। अब आप सोच रहे हो ये जुड़ता ही क्यों है, घट क्यों नहीं रहा है? तो जब फोर्स दो या दो से अधिक फोर्स एक ही दिशा में कार्य करते हैं तो वो जुड़ते हैं हमेशा, उनका परिणामी जोड़ होता है। अब ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, ये भी लड़का इधर ही खींच रहा है, ये भी ये खींच रहा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 200 + 200 400 न्यूटन का बल लग जाएगा। उसी तरीके से बलों का निरस्तीकरण यानी घटाव ये होता है। जब अब इस ट्रॉली को देखिए, एक लड़का इधर 300 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक इधर लगा रहा है, यानी ये दोनों विपरीत दिशाओं में बल लगा रहे हैं, यानी एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं दोनों के बल।
यानी ये घटेंगे, 300 में से ये 300 घट जाएगा, यानी 0 बचेगा, क्योंकि ये बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। और अगर नीचे वाले चित्र में देखिए, ये लड़का 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर, और ये लड़का 400 न्यूटन का लगा रहा है, तो इनका जो परिणामी क्या आएगा, 400 माइनस 300 बराबर 100 न्यूटन इधर, यानी गाड़ी इधर चलेगी, क्योंकि इधर 100 न्यूटन का ज़्यादा है। हमारा संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर 2 या उससे अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं और उनका परिणामी 0 हो, तो उन बलों को संतुलित बल कहते हैं। जैसे इस रस्साकसी का खेल देखिए, इसमें ये 3 बच्चे इधर खींच रहे हैं और ये 3 बच्चे रस्से को इधर खींच रहे हैं। हमने स्कूल में काफ़ी ये खेल खेला है। तो मान लो ये बच्चे इधर 100 न्यूटन का फोर्स से खींच रहे हैं और ये बच्चे इधर मिला के 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब ये 200 लगा रहे हैं अपनी तरफ, ये 100 लगा रहे हैं अपनी तरफ, यानी बल विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। तो इसका परिणामी क्या आएगा, अब इनका परिणामी आएगा 200 माइनस 100, तो कितना आएगा, 100 न्यूटन, यानी ये संतुलन में नहीं है। अब मान लो ये बच्चे भी अगर 100 न्यूटन का इधर से फोर्स लगा रहे हैं और ये भी इधर 100 का लगा खींच रहे हैं, तो क्या होगा, इनमें 0, इनका परिणामी क्या होगा, 100 माइनस 100 बराबर 0, यानी ये बल संतुलन में है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये रस्सा यहीं का यहीं रहेगा, ना इधर खींचेगा ना उधर खींचेगा। अब जैसे मान लो ये बॉक्स रखा है, ये भाई साहब इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ये भाई साहब इधर लगा रहे हैं, तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रखा रहेगा, क्योंकि इनका परिणामी 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये विपरीत दिशाओं में बल लगा रहे हैं। ये भाई साहब इधर ढकेल रहे हैं, ये इधर पुश कर रहे हैं, तो इनका परिणामी 0 आ जाएगा, यानी ये बॉक्स संतुलन में रहेगा, यानी अपनी जगह पे रहेगा। जब कोई वस्तु संतुलन, जब उस पर बल संतुलित बल लगते हैं तो वो वस्तु मूव नहीं कर सकती है, याद रखना दोस्तों। अगला है हमारा असंतुलित बल। तो जब किसी वस्तु पर 2 या उससे अधिक बल एक साथ कार्य करते हैं और उनका परिणामी अगर 0 नहीं है तो वो असंतुलित है, और अगर 0 है तो संतुलित है। आप समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगला है हमारा संवेग यानी मोमेंटम। भाई साहब इस समय विराट कोहली एकदम मोमेंटम में है, ये तो सुना ही होगा आपने। चलिए, किसी वस्तु का मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है, द्रव्यमान m और वेग v का गुणनफल होता है। क्या होता है, किसी वस्तु का संवेग, उसका द्रव्यमान m और उसका वेग v का गुणनफल होता है। और संवेग एक सदिश राशि है और इसे p से शो करते हैं। तो संवेग का सूत्र क्या होता है, m इंटू वी, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग समझ, जैसे जब कोई बल्लेबाज क्रिकेट की गेंद को मारता है तो उसमें गेंद का द्रव्यमान तो होता ही है कुछ ना कुछ, और उसमें अगर जब वो मारता है तो उसमें वेग भी होता है। तो कहते हैं ना कि गेंद में संवेग है, कोई चीज़ जितनी संवेग से जाएगी उतनी ही अधिक चोट पहुंचाएगी। तो संवेग को आप समझ गए होंगे। संवेग के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक द्रव्यमान और दूसरा वेग। अब जैसे मान लो अगर बॉल हल्की है, अगर हम कोई बॉल मान लो हल्की है यानी द्रव्यमान कम है, तो उसको दूर ले जाने के लिए, दूर फेंकने के लिए बहुत दूर उसका वेग ज़्यादा होना चाहिए। और अगर उसका वेग बहुत है, वेग अगर कम है तो द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए। अगला हमारा न्यूटन के गति के नियम। तो गति के न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम क्या होता है कि कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जब तक कि जैसे कोई टेबल पर बॉक्स रखा है तो वो बॉक्स हमेशा रखा रहेगा जब तक कि उस पर हम बल नहीं लगा के इधर उधर ढकेलेंगे नहीं। अगला नियम था संवेग का नियम। इसका जो संवेग का द्वितीय नियम था, इसके अनुसार F बराबर m इंटू ए। क्या होता है द्वितीय नियम संवेग के नियम के अनुसार, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये दूसरा नियम कहता है। और तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के नाम होता है। जैसे अगर हम आपके थप्पड़ अगर गाल पे मारें तो हमारे गाल पे जो हाथ के द्वारा आपके गाल पे फोर्स लगेगा, हम थप्पड़ मारेंगे तो उतना ही फोर्स आपका गाल भी हमारे हाथ पे लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। जब हम आपके गाल पे थप्पड़ मारते हैं तो गाल में तो दर्द होगा ही, क्योंकि हमने आपके गाल पे फोर्स लगाया है, तो आपके गाल पे दर्द होगा, लेकिन हमारे हाथ में भी दर्द होगा, क्योंकि गाल भी फोर्स उतना ही लगाएगा, लेकिन हमारे उल्टी दिशा में, यानी हमारे हाथ पे। बस हमारा हाथ मजबूत होता है इसलिए हाथ में दर्द कम महसूस होता है, हमारा गाल थोड़ा सॉफ्ट होता है, संवेदनशील होता है, इसलिए हमारे गाल पे दर्द ज़्यादा होता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है आवेग। हमने आपको यहाँ पे दिया नहीं है, आवेग भी थोड़ा समझ लेते हैं। आवेग क्या होता है, तो जो आवेग होता है वो संवेग, जब हम किसी भी
वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए, किसी भी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए बहुत बड़ा बल लगाते हैं, बहुत बड़ा बल लगा देते हैं, तो उसको हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पल्स यानी आवेग। तो आप समझ गए होंगे, जब किसी भी वस्तु पर बहुत थोड़े समय के लिए बहुत बड़ा बल लगा देते हैं तो उसको हम आवेग कहते हैं। वो कैसे? इसका एग्जाम्पल है, जब क्रिकेटर कोई होता है, जब विराट कोहली छक्का मारते हैं या विराट कोहली जब कैच लेते हैं, तो आपने खिलाड़ी को देखा होगा, वो कैच लेते टाइम पे अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। आपने ये अक्सर देखा होगा। क्यों? जितना कम आवेग होगा, जितना अधिक आवेग होगा, उतनी ही हमें कम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि जब बॉल हमारे हाथ में आती है तो हम उसको पकड़ के पीछे की ओर खींचते हैं, यानी कुछ समय के लिए जितनी देर हम पीछे खींचते हैं उतनी देर के लिए वो उसकी गति कम कर जाते हैं, कम हो जाती है। जब गति कम हो जाएगी यानी उसका संवेग कम हो जाएगा, संवेग कम हो जाएगा तो आवेग भी कम हो जाएगा, और जब आवेग कम हो जाएगा तो चोट लगेगी, कम लगेगी। और अगर हम डायरेक्ट कैच को एकदम ऐसे ही हाथों से पकड़ लेंगे तो हमारे हथेली में चोट ज़रूर लगेगी, क्योंकि उसका आवेग कम नहीं होगा। आवेग कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने आपको बताया था आवेग के लिए क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर कुछ समय के लिए हमें बल बाहर मतलब बड़ा सा बल लगाना पड़ता है। हम गेंद को जब कैच लेते हैं तो आप उसके हाथों द्वारा कुछ समय के लिए बहुत बड़ा बल लगाते हैं। जब खींचते टाइम पे, जब हम बॉल को हाथ में लेके पीछे की ओर खींचते हैं तो कुछ देर के लिए गेंद पे हमारे हाथ द्वारा बल लगता है, जो उसकी गति को, संवेग को कम कर देता है। जब संवेग कम हो जाएगा तो आवेग भी अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर डेल्टा पी होता है, सॉरी आवेग बराबर डेल्टा पी होता है। यानी दूसरी भाषा आवेग की ये भी कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग परिवर्तन को, क्योंकि डेल्टा पी संवेग परिवर्तन है, तो संवेग परिवर्तन को भी हम आवेग कहते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।